नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 6 सितंबर 2025 है और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे और तीनों जो इश्यूज है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले इन्वायरमेंटल ऑडिट रूल्स 2025। सरकार ने नए रूल्स लेके आई है। जैसे देखो सीए कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स की ऑडिटिंग करता है ना, वैसे ही अब सरकार प्राइवेट एजेंसीज को लाइसेंस देगी कि वो किसी फैक्ट्री के इन्वायरमेंटल अकाउंट्स की ऑडिटिंग करें। तो बहुत बढ़िया रूल्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। दूसरा, टीचर इन द एआई वर्ल्ड। एआई की दुनिया में अब टीचर का जो रोल है वो कैसा हो गया है, क्या डाइल्यूट हो गया है या फिर टीचर को कैसे एआई को यूज करना चाहिए। तीसरे नंबर पे मणिपुर से काफी बढ़िया खबर आ रही है, मतलब कब से हम वेट कर रहे थे मणिपुर में शांति आए शांति आए। तो अब सरकार ने एक बहुत बढ़िया प्रयास किया है, लेकिन क्या इससे लास्टिंग पीस आ पाएगी मणिपुर में? तो ये तीनों जो इश्यूज हैं हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल नए इन्वायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025 से संबंधित है। नए रूल्स आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो, मैं बेसिक्स और बैकग्राउंड कवर करता हूं। प्रॉब्लम की जड़ तक हम पहले जाते हैं। आप ये बताओ, हमारे देश में जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं उनको लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? नेशनल लेवल पे एक बॉडी है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेशनल लेवल पे ये बॉडी स्टैंडर्ड्स बनाती है और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट लेवल पे जो इंडस्ट्रीज होती है ना उनको मॉनिटर करने की जिम्मेदारी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की होती है। इसके अलावा देखो, इन्वायरमेंट जो मिनिस्ट्री है ना, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के रीजनल ऑफिसेज भी हैं, वो भी नजर रखते हैं कि कैसे इन्वायरमेंटल लॉज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। बट रियल प्रॉब्लम जानते हो क्या है? रियल प्रॉब्लम देखो ये है, बहुत ज्यादा मैन पावर की शॉर्टेज है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सोच के देखिए, स्टेट में 20,000 इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास में इंस्पेक्शन के लिए सिर्फ 50 इंजीनियर्स हैं। और 2016 में ना कैग की रिपोर्ट आई थी। 2016 में कैग की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार इन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो 50% पोस्ट है ना वो तो खाली पड़ी है, भरी नहीं गई। और ये तो एक बात है। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है इन बॉडीज के साथ में, इनके पास में ना तो मॉडर्न लैब्स हैं, मॉडर्न लैब्स नहीं है जिसकी सहायता से कितना पोल्यूशन एमिट हो रहा है ये पता लगाया जा सके। रियल टाइम ट्रैक करने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है इनके पास में। तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है वीक इन्फोर्समेंट। मतलब इन्वायरमेंटल जो लॉज हैं उनको ठीक ढंग से लागू नहीं करवाया जा रहा है क्योंकि इन बॉडीज में दम नहीं है। समझ रहे? जैसे बेंगलुरु का एग्जांपल है। बेंगलुरु में ना एक लेक है, बेलंडूर लेक। यहां पर ना हर साल आग लग जाती है क्योंकि जहरीला झाग यहां पे बनता है। हजारों जो आसपास इंडस्ट्रीज हैं या फिर अपार्टमेंट्स हैं ना, वो अपना अनट्रीटेड जो वेस्ट है इस झील में डाल देते हैं। लेकिन कर्नाटक का जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, ये कोई एक्शन नहीं ले पाता। रिसोर्सेज ही नहीं है इफेक्टिव एक्शन लेने के लिए। तो ये सिस्टम की फेलियर का ना जीता जागता सबूत है कर्नाटक में की बेंगलोर में बेलंडूर झील। लेकिन अब देखो, सरकार ने कोई बढ़िया चीज की है। क्या की है? सरकार ये इन्वायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025 लेके आई है। क्या है ये इन्वायरमेंटल ऑडिट रूल्स 2025? पहले लिख देते हैं, इन्वायरमेंटल ऑडिट रूल्स 2025 क्या है, क्या खास बात है, नया क्या किया है सरकार ने इन रूल्स में। कोर आइडिया देखो ये है, जैसे आपको अपने ने कंपनी का ऑडिट करवाना है तो आप सीए से ऑडिट करवाते हो। सरकार क्या करती है? सरकार सीए को लाइसेंस देती है कि आप कंपनीज का जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है उनको ऑडिट कर सकते हो। तो उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से सरकार ना अब क्वालिफाइड जो एजेंसीज है ना, क्वालिफाइड एजेंसीज को सरकार लाइसेंस देगी। मिलने के बाद जैसे सीए कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स की ऑडिट करता है ना, वैसे ही लाइसेंस मिलने के बाद में ये जो प्राइवेट एजेंसीज हैं ये किसी भी कंपनी के इन्वायरमेंटल अकाउंट्स का ऑडिट करेंगी। समझ गए? जैसे सीए को लाइसेंस मिलता है वैसे इन्वायरमेंटल ऑडिटर। तो ये कंसेप्ट सरकार लेकर आई है। ये ऑडिटर क्या क्या चेक करेंगे? ये जो ऑडिटर होंगे ना सीए की तरह, ये चेक करेंगे
कि इंडस्ट्री जो है सभी इन्वायरमेंटल लॉज जैसे एयर एक्ट, वाटर एक्ट, इन सबको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और सारा कुछ ऑडिट करके ये लाइसेंस मिली क्वालिफाइड एजेंसीज फिर सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगी कि देखो हमने इन्वायरमेंटल अकाउंट्स को ऑडिट किया है इस कंपनी के और हमें ये कमियां मिली हैं या फिर हमें ये सब कुछ ठीक मिला है। हुआ क्या, जब ये लाइसेंस मिली प्राइवेट एजेंसीज किसी भी फैक्ट्री के इन्वायरमेंटल अकाउंट्स को ऑडिट करेंगी ना, फायदा ये होगा जो ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं इनके ऊपर से बर्डन कम हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि इनके पास में ना तो रिसोर्स हैं ना ही इनके पास में मैन पावर है, लेकिन अब इनके ऊपर से बर्डन कम हो जाएगा क्योंकि लाइसेंस मिली प्राइवेट एजेंसीज फैक्ट्रीज के इन्वायरमेंटल अकाउंट्स को ऑडिट करना स्टार्ट कर देंगी। तो ये समझना जरूरी है, सरकार जो ये बदलाव लेके आई है ना, इसका जो स्कोप है सिर्फ लोकल पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए नहीं है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। कैसे? देखो पहले ना फोकस सिर्फ पुलिसिंग पे हुआ करता था। पुलिसिंग पे मतलब फैक्ट्री से कितना धुआं निकला, नाले में कितना गंदा पानी गया, इन सब पे फोकस हुआ करता था जब हम बात करते थे इन्वायरमेंटल लॉज को इन्फोर्स करवाना है। बट अब फोकस किस पे शिफ्ट हो रहा है? अब फोकस शिफ्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज पर। पहले फोकस किस पे था? सिर्फ पुलिसिंग पे था, लेकिन अब किस पे शिफ्ट हो रहा है? क्लाइमेट चेंज पर। दो नए डायमेंशन से इसमें ऐड हो गए हैं। पहला है कार्बन अकाउंटिंग, मतलब कि हर कंपनी को ना अपनी सिर्फ फैक्ट्री का पोल्यूशन नहीं बल्कि अपनी पूरी वैल्यू चेन का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो मेजर करना होगा। कैसे? मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। देखो पहले क्या होता था, सिर्फ जैसे कार मैन्युफैक्चर करने वाली कोई कंपनी है, सिर्फ कार मैन्युफैक्चरिंग में कितना धुआं निकलता था, फैक्ट्री में कार मैन्युफैक्चर हो रही है और कितना एमिशन निकलता था, सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना पड़ता था। बट अब जो ध्यान देना पड़ता है ना, पूरी वैल्यू चेन पे ध्यान देना पड़ता है। पूरी वैल्यू चेन पे ध्यान मतलब जैसे उस कंपनी ने ना कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ स्टील इंपोर्ट किया, स्टील खरीदा या फिर इंपोर्ट किया, तो जहां से स्टील खरीदा गया उस कंपनी ने स्टील बनाते वक्त कितने एमिशंस को एमिट किया, और वो कार जब कस्टमर चलाएगा तब उस कार से कितना एमिशन होगा। ये सब चीजें भी अब कार मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी को देखनी पड़ती हैं। समझ गए? पहले तो सिर्फ इतना स्कोप हुआ करता था कि तुमने कार मैन्युफैक्चर करी तो तुम्हारी फैक्ट्री से कितना एमिशन हुआ, बट अब पूरी वैल्यू चेन को देखना पड़ता है। पूरी वैल्यू चेन मतलब जहां से आपने कार का रॉ मटेरियल परचेज किया कार बनाने के लिए, तो उसने कितना एमिशन एमिट किया, फिर कार सड़क पे आ गई, कस्टमर ने कितना एमिशन एमिट किया, वो सब भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो ये सब देखने के लिए ना ट्रेन्ड ऑडिटर्स चाहिए। अगर ऑडिटर्स अच्छे नहीं होंगे तो वो ये नहीं पता लगा सकेंगे फिर कि पूरी वैल्यू चेन में कितना एमिशन हुआ है। तो ये राइटर का कहने का मतलब क्या है जानते हो? स्कोप अब ना इन्वायरमेंटल लॉज की ऑडिटिंग का काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब पूरी वैल्यू चेन में कितना एमिशन हुआ है ये देखना पड़ता है। दूसरा, अब देखो ग्रीन क्रेडिट्स का कंसेप्ट भी आ गया है। ग्रीन क्रेडिट्स का कंसेप्ट क्या है? सरकार ने ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चालू किया है। अगर देखो एक कंपनी पेड़ लगाती है या फिर अगर एक कंपनी वाटर को कंजर्व करती है, ये सस्टेनेबल या फिर कोई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती है, तो उसे ना सरकार की तरफ से ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ग्रीन क्रेडिट्स। इन क्रेडिट्स को ना वो कंपनी मार्केट में बेच सकती है। तो जो ये प्राइवेट ऑडिटर्स होंगे जिनको लाइसेंस मिलेगा, ये प्राइवेट ऑडिटर्स ही वेरीफाई करेंगे कि कंपनी ने सच में ये काम किया है या फिर बस कागजों पर दिखा दिया गया है। अब देखो वर्ल्ड बैंक की 2022 की रिपोर्ट कहती है ग्लोबल कार्बन मार्केट का जो साइज है वो 2030 आते आते $100 बिलियन का हो जाएगा। तो इस दिशा में ये जो प्राइवेट ऑडिटर्स होंगे जिनको लाइसेंस मिलेगा, उनका काम देखो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ गए? तो अभी तक हमने आर्टिकल में क्या डिस्कस किया था शुरू में कि सरकार अब सीए की तरह
प्राइवेट ऑडिटर्स को लाइसेंस देगी कि वो किसी कंपनी के इन्वायरमेंटल अकाउंट्स को ऑडिट करें। दूसरी डायमेंशन में राइटर ने ये बोला कि काम देखो इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब स्कोप काफी ज्यादा बढ़ चुका है, पूरी वैल्यू चेन में कितना एमिशन हुआ है वो देखना पड़ता है, तो ऑडिटर्स ट्रेन होने चाहिए। फिर दूसरी बात राइटर ने बोली, अब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी सरकार ने चालू कर दिया है, जिसमें कंपनीज अगर अच्छा काम करती हैं तो उन्हें क्रेडिट मिलते हैं, वो बेच सकते हैं। तो ऑडिटर्स को यह भी वेरीफाई करना होगा कि कंपनीज ने सही में यह काम किया है या नहीं किया है। तो ऑडिटर्स को अच्छी ट्रेनिंग मिलनी जरूरी है, ऑडिटर्स को अच्छा होना जरूरी है, तभी ये सब चीजें हो सकती हैं। इसके बाद देखो राइटर ना वार्निंग देते हैं एक आर्टिकल में। वार्निंग क्या है? देखो सबसे ज्यादा इन्वायरमेंटल जो वायलेशंस है ना, बड़े शहरों की बड़ी फैक्ट्रीज में नहीं होते। सबसे ज्यादा जो इन्वायरमेंटल लॉज के वायलेशन होते हैं वो लोकल लेवल पे होते हैं। लोकल लेवल पर कहां पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर। जैसे देखो इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है, या फिर लोकल लेवल पे, पंचायत लेवल पे ईंट भट्टा है कोई, वहां से काफी एमिशन हो रहा है, या फिर लोकल लेवल पे कोई फैक्ट्री है, वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाता है नदी में या फिर कैनल में। अनट्रीटेड जो वेस्ट है वो रिवर में बहा दिया जाता है। तो ये लोकल लेवल पे ज्यादा वायलेशन होते हैं। इन जगहों पे प्राइवेट ऑडिटर पहुंचेंगे नहीं। यहां पे जरूरत है लोकल स्टाफ को इंपावर करने की। जब तक देखो हम ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रोंग नहीं बनाएंगे तो ये रूल्स अधूरे रह जाएंगे। चेतावनी समझ गए क्या है? चेतावनी राइटर की ये है, सबसे ज्यादा वायलेशन होते हैं लोकल लेवल पे, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। लेकिन वहां तक ये प्राइवेट ऑडिटर्स नहीं पहुंचेंगे। वहां पे ये प्राइवेट ऑडिटर नहीं पहुंचेंगे तो काम किसको करना पड़ेगा? लोकल ऑफिशियल्स को करना पड़ेगा। उनको स्ट्रोंग बनाने की आवश्यकता है। तो नए रूल्स को अगर देखो मैं समराइज करूं, बेनिफिट्स भी हैं, कंसर्न्स भी हैं। समराइज कर देता हूं। बेनिफिट क्या है? सबसे पहले देखो प्रोफेशनल ऑडिटिंग होगी। क्या होगी? प्रोफेशनल ऑडिटिंग। मतलब इंडस्ट्रीज में कंप्लायंस का जो कल्चर है वो और ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा, मैन पावर होती नहीं इन रेगुलेटरी बॉडीज की, तो सीए की तरह ये प्राइवेट बॉडीज को लाइसेंस मिलेगा, तो वो मैन पावर की दिक्कत दूर हो जाएगी। तीसरा, जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं, ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ में जो अलाइनमेंट है वो बढ़ेगा, क्योंकि मैंने बोला ना अब पूरी सप्लाई चेन का एमिशन देखना है। तो वर्ल्ड में ये होने लगा है, इंडिया में भी ये होने लगेगा। मतलब हम भी ग्लोबल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन साथ के साथ देखो कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न्स क्या है? सबसे पहले कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब अगर कोई फैक्ट्री ज्यादा एमिशन मान लीजिए कर रही है, लेकिन उसने क्या किए, उसने प्राइवेट ऑडिटर को पैसा खिला दिया कि भैया तू मेरी रिपोर्ट सही बना दे और बदले में मेरे से ले ले रिश्वत, ब्राइब ले ले। ऐसा कंपनीज में भी तो होता है। कई बार सीए जो होते हैं वो पैसा लेके किसी कंपनी की ऑडिटिंग अच्छे से कर देते हैं, गलतियां हो तो भी। तो यहां पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। फैक्ट्री वाले पैसा खिला सकते हैं प्राइवेट ऑडिटर्स को। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है, ये कंसर्न है। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब क्या हमारे पास इतने ट्रेंड और क्रेडिबल एनवायरमेंटल ऑडिटर हैं अभी? मतलब सरकार बोल तो रही है कि हम प्राइवेट ऑडिटर को लाइसेंस देंगे, क्या इतने कैपेबल प्राइवेट ऑडिटर हैं हमारे देश में? नहीं है फिलहाल। तो अभी ना उनको ट्रेनिंग देके, सर्टिफिकेशन देके एक रोबस्ट सिस्टम हमारे देश में हमें तैयार करना होगा एनवायरमेंटल ऑडिटिंग का, अभी है नहीं। तीसरे नंबर पे कंसर्न ये है, हम ना लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बोला ना, असली जो वायलेशन होता है कहां पे होता है? असली वायलेशन होता है ग्रास रूट लेवल पे। तो वहां पे ऑफिशियल्स को हमें कैपेबल बनाना होगा। तो लास्ट में देखो कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं, ये जो इन्वायरमेंटल ऑडिट रूल्स 2025 आए हैं, ये बहुत जरूरी कदम है सरकार की तरफ से। हम एक प्रकार से ना इंस्पेक्टर राज से सेल्फ रेगुलेशन और अकाउंटेबिलिटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो सजेशंस दिए उनको भी इंप्लीमेंट करना होगा। देखो एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि नए रूल्स सक्सेसफुल होंगे? देखो मेरा तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि इंटेंशन अच्छी है, लेकिन जब भी सरकार ऐसा कुछ करने की कोशिश करती है ना, करप्शन का एक नया तरीका पैदा हो जाता है। मतलब फैक्ट्रीज वाले क्या करेंगे, उनके ऊपर कंप्लायंस का बर्डन बढ़ जाएगा, और जो प्राइवेट एजेंसीज वाले हैं वो सरकार पैसा लेके उनसे फर्जी सर्टिफिकेट्स देना स्टार्ट कर देंगे। हमारे देश में ऐसा बहुत होता है। आप बताइए वैसे आपकी क्या ओपिनियन है?
ये बनना नेक्स्ट आर्टिकल देखो, आज के समय में मतलब एआई के समय में टीचर के बदलते रोल के बारे में है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राइटर बोलते हैं देखो, आज के समय में ना टीचर होना आसान नहीं है। आज के समय में टीचर को सिर्फ क्लास में पढ़ाना नहीं होता। टीचर के ऊपर आज के समय में ना बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के डिमांड्स होते हैं। कौन से डिमांड्स होते हैं? यहां पे दो टर्म्स राइटर यूज करते हैं। पहली टर्म है हाइपर एक्टिव टीचर। यह आप यूज कीजिएगा कीवर्ड आंसर में। हाइपर एक्टिव टीचर का क्या मतलब है? पहले देखो, टीचर की जो इमेज होती थी वो एक शांत गुरु की होती थी जो आराम से ज्ञान देते थे। लेकिन आज का जो टीचर है ना वो हाइपर एक्टिव है। उन्हें टेक्नोलॉजी भी संभालनी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालना है। टीचर्स है ना वो हाइपर रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। हाइपर रियल वर्ल्ड जैसे आज की वर्चुअल क्लासेस हैं, वो लगती देखो क्लासेस जैसी हैं, लेकिन वहां पे टीचर नहीं है। मतलब असली और नकली का जो फर्क है, डिफरेंस है, वो आज के समय में खत्म हो गया है। फिर नेक्स्ट टर्म राइटर इस्तेमाल करते हैं टेक्नो मैनेजर। आज के समय में जो टीचर की भूमिका है ना वो टेक्नो मैनेजर की ज्यादा हो गई है। मतलब कई स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज टीचिंग को ना नई मैनेजमेंट रूल्स के तौर पे लेती हैं। यानी टीचर सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि उनको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं। जैसे देखो, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, वहां पे बच्चों से रिलेटेड डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जैसे इलेक्शन ड्यूटी है, सेंसस का काम है, जनगणना का। ये सारी चीजें हमारे देश में एक टीचर करता है। सरकारी स्कूलों में तो इवन जो मिड डे मील स्कीम है उसको भी मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? टीचर के द्वारा। ऐसे में देखो, ये सारी चीजें जब होती है ना तो पढ़ाने का जो कोर काम है ना वो छूट जाता है, कोर काम पीछे रह जाता है। अब बात करते हैं सरकार कैसे एजुकेशन में एआई को पुश कर रही है। इंडिया बहुत ज्यादा एम्बिशियस है एआई को लेके। सरकार का अपना एक मिशन है, इंडिया एआई मिशन। क्या है? इंडिया एआई मिशन। प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी हाल ही में कि 2047 से पहले इंडिया को ग्लोबल एआई हब बनाना है। क्या बनाना है? ग्लोबल एआई हब। हाल ही में देखो, चैट जीपीटी बनाने वाली जो कंपनी है ना ओपन एआई, इन्होंने अपना एक ऑफिस इंडिया में खोला, दिल्ली में। एक डेटा के अनुसार पूरी दुनिया में चैट जीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट जानते हो क्या है? इंडिया है दूसरा सबसे बड़ा मार्केट पूरे वर्ल्ड में। मतलब हमारे देश में ना हम लोग टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अपना रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या टीचर्स टेक सेवी हैं? मतलब क्या टीचर्स टेक सेवी हैं या नहीं हैं? देखो, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है सेंटर्स केयर फाउंडेशन। सेंटर्स केयर फाउंडेशन नाम याद रखना इतना जरूरी नहीं है, मैंने तो बस कहानी की तरह बता रहा हूं इसलिए बता दिया। सेंटर्स केयर फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है हमारे देश में ना 70% जो टीचर्स हैं ना वो टेक सेवी हैं। मतलब उन्हें टेक्नोलॉजी की समझ है। लेकिन राइटर बोलते हैं पैरामीटर ही गलत है। क्या सिर्फ स्मार्टफोन चलाना या फिर कंप्यूटर यूज करना टेक सेवी होना है? आर्टिकल कहता है कि देखो, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन देना यानी बढ़िया पीपीटीज बनाना एक अच्छे टीचर की पहचान बन गई है। लेकिन क्या सिर्फ पीपीटी दिखाना एक टेक सेवी टीचर की निशानी है? नहीं है। यह गलतफहमी है कि सिर्फ वो टीचर जो बढ़िया पीपीटी वगैरह दिखा देता है वो टेक सेवी है, जबकि देखो ऐसा नहीं है। कोर कॉन्फ्लिक्ट जानते हो यहां पे क्या है? सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यहां पे देखो ये है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की नहीं है कि टीचर के पास में कुछ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो उसने ट्रांसफर कर दी। नहीं, टीचर का रोल सिर्फ इतना नहीं होता। एक्चुअल में डायलॉगिक रिलेशनशिप टीचर और स्टूडेंट के बीच में होनी चाहिए। जैसे सोक्रेटिस पढ़ाया करते थे ना क्वेश्चन पूछ पूछ के, वैसे ही स्टूडेंट और टीचर के बीच में ना डायलॉग की रिलेशनशिप होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, यानी टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो कि आज के समय में काफी कम देखने को मिलता है। जब देखो टू वे रिलेशनशिप होती है ना, डायलॉग वाली रिलेशनशिप होती है, तो ट्रस्ट बनता है। ऐसा ट्रस्ट जहां पर देखो स्टूडेंट बिना डर के मारे
विश्वास से सीखता है। लेकिन एआई जो है, एआई देखो हमें वन वे कम्युनिकेशन दे सकता है। क्या एआई टीचर जैसा ट्रस्ट बना सकता है? नहीं बना सकता। आजकल देखो एक बात बताऊं, एजुकेशन में ना चैट जीपीटी का इस्तेमाल काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन ना यहां पे चैट जीपीटी के इस्तेमाल में भी ना डबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। मतलब जब स्टूडेंट चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता है असाइनमेंट्स को करने के लिए, वो तो है गलत, लेकिन टीचर खुद चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहा है, उसको गलत नहीं माना जाता। तो एक टीचर का काम है स्टूडेंट को एथिक्स सिखाना। टीचर को खुद भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल जो है वो केयरफुली करना चाहिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं करना चाहिए। हम देखो जो प्लेगरिज्म वाला कंटेंट होता था ना, कॉपी पेस्ट वाला, उसको पकड़ने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता था। बट एआई आने के बाद में ना प्लेगरिज्म वाले कंटेंट को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। रिसर्च पेपर भी लोग एआई से लिखवा लेते हैं। तो इससे ना हमारी जो एकेडमिक इंटीग्रिटी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी। हमें पता ही नहीं लगेगा कौन रिसर्च पेपर खुद से लिख के लाया है, कौन एआई से लिखवा के लाया है, पता ही नहीं लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में सॉल्यूशन राइटर ये देते हैं, टीचर जो असाइनमेंट्स बच्चों को देते हैं ना, उन असाइनमेंट्स को रिवाइज करना होगा। मतलब ऐसे सवाल पूछने होंगे जिनका जवाब जो है वो चैट जीपीटी ना दे सके। आप बोलोगे ऐसे कौन से सवाल हो गए? जैसे देखो पर्सनल रिफ्लेक्शन हो गया, पर्सनल रिफ्लेक्शन हो गया, इन फिजिकल वाइवा हो गया, सामने बिठा के वाइवा लेना। इसके अलावा क्रिटिकल एनालिसिस हो गया। हालांकि चैट जीपीटी क्रिटिकल एनालिसिस तो कर ही देता है, लेकिन पॉइंट आप समझ गए ना। एआई के समय हमें ना असाइनमेंट्स को फिर से रीडिजाइन करना होगा। ऐसी असाइनमेंट्स बनानी होंगी जिनका आंसर चैट जीपीटी ना दे सके। हमें ना स्टूडेंट्स को एआई एथिकली यूज करना सिखाना होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, रिसर्च के लिए, ना कि कॉपी पेस्ट के लिए। वे फॉरवर्ड में ना राइटर एक बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोलते हैं। वे फॉरवर्ड बहुत बढ़िया इस आर्टिकल का। राइटर बोलते हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, रविंद्रनाथ टैगोर, उनका यह मानना था टीचर जो है वो एक गाइड की तरह है। टीचर एक को-लर्नर भी हैं। स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर भी सीखते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। और टीचर का काम यह है स्टूडेंट्स को ना डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाना, डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाना। वो अपने आप से सोच के डिसीजन ले सकें। उनका जो फेमस स्कूल था शांति निकेतन, वहां पे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां पे बच्चे देखो प्रकृति से, नेचर से सीखते थे। इससे क्रिएटिविटी को वो बढ़ावा दे पाते थे बच्चों में। उन्होंने ये बोला था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मियरली गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स आवर लाइफ इन हार्मनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। मतलब असली एजुकेशन का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का नहीं है, बल्कि जो सभी फॉर्म है लाइफ के, जैसे पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, उन सब के साथ हम हार्मनी में जी सके, ये है असली एजुकेशन का मकसद। तो आज अगर टैगोर जिंदा होते तो वो देखो एआई को ना एक लिबरेटिंग टूल की तरह लेते कि एआई की सहायता से स्टूडेंट्स को लिबरेट किया जा सकता है। सोचिए, मतलब एआई का यूज अगर एडमिनिस्ट्रेटिव काम में किया जाता है, एमसीक्यू बनाने में किया जाता है, मतलब एआई का काम उन सब चीजों में किया जाता है जहां पे टीचर का बोझ कम हो और वो ज्यादा ध्यान दे सकें डायलॉगिक रिलेशनशिप पे, तो कितना बढ़िया हो। मतलब समझ गए? एआई की सहायता से ना आप सारा एक्स्ट्रा काम करवा लो और टीचर्स को कर दो आजाद, ताकि टीचर्स बढ़िया संवाद इस्टेब्लिश करवा सकें स्टूडेंट्स के साथ में। देखो असली जो क्लासरूम है वो नहीं है जहां पे स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, नहीं। असली क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम देखो वो है जहां पे बच्चों को क्रिएटिव बनाया जाता है, बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती है, वो है असली स्मार्ट क्लासरूम। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स को देखो, टीचर्स को ना टेक्नो मैनेजर बनाने के बजाय उन्हें ऑटोनॉमी देनी चाहिए, उन्हें टेक्नोलॉजी को क्रिएटिवली यूज करने की आजादी देनी चाहिए। तो आखिर में देखो पूरी डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन देखो पूरी डिस्कशन का ये निकलता है, टेक्नोलॉजी देखो एक दो धारी तलवार है। एक तरफ एआई में पोटेंशियल है,
एक तरफ एआई में पोटेंशियल है कि वो टीचर्स को रूटीन कामों से आज़ाद करवा सकता है, वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ देखो खतरा भी है। एआई से दूसरी तरफ खतरा भी है कि वो टीचिंग को डीह्यूमनाइज कर देगा, ये इंसानी कनेक्शन को खत्म कर देगा और अभी जो स्टेटस को है उसको मजबूत करेगा। तो वे फॉरवर्ड में राइटर बोलते हैं हमें एआई एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क और डेटा एनालिसिस के लिए यूज करना चाहिए। टीचर बचे हुए समय में स्टूडेंट्स के साथ में डिबेट करें, डिस्कशन करें, उन्हें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। राइटर ने ना बात बहुत सही बोली है, आत्मीयता खत्म हो गई है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। मतलब इतने इतने स्टूडेंट्स की क्लास होती है, हजारों स्टूडेंट्स, वो सिर्फ सुन रहे होते हैं टीचर क्या बोल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ना मैंने एक मेंटरशिप सेशन लिया था, ऑलमोस्ट 150 के आसपास स्टूडेंट थे। सबसे मेरी बात हुई, सबने मेरे से क्वेश्चन पूछे। तो वहाँ पे ना एक लड़का था शुभम, पहले ऑफलाइन बैच में था। उसके यार पता नहीं क्यों अचानक से ना मतलब आंखों की जो पावर थी वो जानी स्टार्ट हो गई। बहुत बढ़िया स्टूडेंट था, कोई क्लास मिस नहीं करता, और आंखों की पावर एकदम से जानी स्टार्ट हो गई और कितना धक्का लगा, पढ़ाई बीच में छूट गई। अब उसने एक बार फिर से स्टार्ट किया था। तो मतलब मेरा कहने का ये है, उस मेंटरशिप सेशन में 150 स्टूडेंट से मेरी बात हुई और 150 स्टोरीज मुझे जानने का मिला कि हर एक स्टूडेंट की लाइफ में बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। वो आत्मीयता देखो, हजारों बच्चे जब सुन रहे होते हैं तब नहीं फील होती टीचर को, जब डायरेक्ट संवाद होता है, कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में, उस समय रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनती है, ट्रस्ट पैदा होता है। राइटर बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोल रहे हैं इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल देखो मणिपुर से संबंधित है, आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मणिपुर से देखो एक बढ़िया खबर आई है, लेकिन उससे पहले ना एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको पूरे इशू का दे देता हूं। सबसे पहले ना मणिपुर की आप ज्योग्राफी समझो। वो एक ना कटोरे की तरह है, कटोरे की तरह है। जो कटोरे के अंदर प्लेन एरिया है ना वो है इम्फाल वैली, और कटोरे की जो दीवारें हैं ना, कटोरे की जो दीवारें हैं वो है पहाड़ी एरिया। वैली में कौन रहते हैं? इम्फाल वैली में रहते हैं मेतेई कम्युनिटी के लोग, और जो पहाड़ियां हैं वहां पे रहते हैं कुकीजो और नागा कम्युनिटी के लोग। कुकीजो और नागा कम्युनिटी के लोग वहां पे रहते हैं। अब ये कुकीजो और नागा कम्युनिटी के लोग जो हैं वो मोस्टली क्या हैं? क्रिश्चियन हैं। और मेतेई कम्युनिटी के जो ज्यादातर लोग हैं वो क्या हैं? वो हिंदू हैं। अब कन्फ्लिक्ट की जड़ क्या है? कन्फ्लिक्ट की जड़ है दोनों कम्युनिटीज के बीच में, कुकीजो और मेतेई कम्युनिटीज के बीच में जो जंग है ना, जंग की जड़ है जमीन, आइडेंटिटी और रिसोर्सेज की लड़ाई। जमीन की लड़ाई, आइडेंटिटी की लड़ाई और रिसोर्सेज की लड़ाई। देखो है क्या, अभी ना लीगल एंगल ये है, एक स्पेशल लॉ है वहां पे मणिपुर में। स्पेशल लॉ के अनुसार ट्राइबल्स वैली में जमीन खरीद सकते हैं। जो ट्राइबल्स है ना, कुकीजो कम्युनिटी के लोग, वो वैली में आके यानी नीचे आके जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन जो मेतेई है ना, जो प्लेन एरियाज में रहते हैं, वो पहाड़ों में जाके जमीन नहीं खरीद सकते, वो हिली एरियाज में जाके जमीन नहीं खरीद सकते। तो मेतेई कम्युनिटी के लोगों को यह लगता है कि धीरे धीरे हमारी जो जमीन है वो सिकुड़ रही है, श्रिंक हो रही है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जाके पहाड़ों में तो जमीन खरीद नहीं सकते, वहां पे तो सिर्फ ट्राइबल खरीद सकते हैं, लेकिन ट्राइबल नीचे आके जमीन खरीद सकते हैं। तो मेतेई कम्युनिटी के लोगों को यह लगता है कि हमारा जो एरिया है वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, ये उनके साथ में गलत हो रहा है। अब इमीडिएट कंफ्लिक्ट इसलिए पैदा हो गया 2023 में ना, वहां के जो हाई कोर्ट है ना, उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को यह बोला कि आप ना मेतेई कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने पे विचार कीजिए। जैसे ही हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया तो ट्राइबल कम्युनिटीज को जो पहाड़ों में रहते हैं उन्हें डर लगने लगा। उन्हें यह लगने लगा कि अगर मेतेई कम्युनिटी को मिल गया एसटी स्टेटस तो फिर देखो उनकी जमीन, उनकी नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। बस यहीं से वायलेंस की स्टार्टिंग हो गई दो कम्युनिटीज के बीच में। मेतेई कम्युनिटी ने विरोध किया, भाई तुम क्यों विरोध कर रहे हो हमें एसटी स्टेटस मिलने का, जबकि कुकी कम्युनिटी कह रही है कि नहीं मिलना चाहिए इनको एसटी स्टेटस। यहां से वायलेंस स्टार्ट हो गया। 2023 मई की बात है। अभी तक देखो 260 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं, 50,000 से ज्यादा लोग जो हैं
वो बेघर हो गए हैं, उन्हें अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा। पूरा स्टेट जो है वो दो भागों में बट गया। मतलब मेतेई कम्युनिटी के जो लोग थे वो ऊपर नहीं जा सकते जहां पे कुकी जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और कुकी जो कम्युनिटी के जो लोग थे वो प्लेन एरिया में नहीं आ सकते जहां पे मेतेई कम्युनिटी के जो लोग हैं वो रहते हैं। तो सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई मणिपुर में। बोलते हैं देखो ये तो सिचुएशन पहले थी, बट अब एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है, रे ऑफ होप, कि मणिपुर में ना अब शांति आएगी। ऐसा क्या हुआ है? वहां पे ना अभी एक ट्राइपैर्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ है, 3 पक्षीय एग्रीमेंट। किस किस के बीच में साइन हुआ है? एक तरफ देखो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट है, और तीसरी तरफ कुकी जो कम्युनिटी के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है ना उनके बीच में ये ट्राइपैर्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब क्या क्या डिसाइड हुआ है इस ट्राइपैर्टाइट एग्रीमेंट में? सबसे पहले तो जो NH2 है, नेशनल हाईवे नंबर 2, मणिपुर की लाइफलाइन है, पूरे देश से जोड़ता है मणिपुर को। ये जो नेशनल हाईवे नंबर 2 है, पिछले 2 साल से जब से वहां पे वायलेंस हुआ ना, पिछले 2 साल से कुकी जो कम्युनिटी ने ना इस नेशनल हाईवे नंबर 2 को ब्लॉक करके रखा था। ये एक प्रकार से ना इकोनॉमिक ब्लॉकेड था। चूंकि ये हाईवे बंद था तो इम्फाल वैली में जो जरूरत की वस्तुएं थी वो आसानी से आ नहीं पा रही थी, बहुत लंबे रूट से लाना पड़ रहा था, इसलिए वहां पे चीजें महंगी बिक रही थी। लेकिन अब 3 पक्षीय जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, इसमें यह डिसाइड हुआ है कि ये जो हाईवे है ये कुकी जो इंसर्जेंट ग्रुप्स के द्वारा अब रीओपन किया जाएगा। समझ गए? तो ये पहली चीज जो डिसाइड हुई है 3 पक्षीय एग्रीमेंट में। अब दूसरी चीज क्या डिसाइड हुई है? दूसरी चीज देखो ये डिसाइड हुई है, सेंट्रल स्टेट और कुकी जो इंसर्जेंट ग्रुप्स के बीच में एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है। एग्रीमेंट का नाम क्या है जो साइन हुआ है? सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। क्या है ये एग्रीमेंट वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिए, एक तो नेशनल हाईवे नंबर 2 ओपन कर दिया, दूसरा ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो एग्रीमेंट है ये साइन हुआ है। अब बताता हूं क्या है ये। देखो एक ना औपचारिक रूप से सीज फायर एग्रीमेंट है, फॉर्मल सीज फायर ये एग्रीमेंट है। अब कुकी जो कम्युनिटी के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो वायलेंस छोड़ देंगे इस एग्रीमेंट के बाद में। वो अपने जो हथियार हैं, जो उनके आर्म्स हैं, आर्म्स और वेपन्स हैं, वो डेजिग्नेटेड कैंप्स में रखेंगे डेली बेसिस पे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई हिसाब किताब नहीं है, वेपन लेके घूम रहे हैं, नहीं, वो अपने जो वेपन्स हैं वो डेजिग्नेटेड कैंप्स में रखेंगे और वायलेंस छोड़ देंगे। बदले में सरकार क्या करेगी? सरकार फिलहाल उनके खिलाफ जो ऑपरेशन है ना वो रोक देगी। सरकार उनके खिलाफ ऑपरेशन फिलहाल नहीं चलाएगी और उनसे बातचीत का जो रास्ता है सरकार खोलेगी। यानी कुकी जो कम्युनिटी के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ना उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाने के बजाय सरकार अब उनके साथ बातचीत करना स्टार्ट करेगी। तो ये सब कुछ डिसाइड हुआ है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट में। राइटर बोलते हैं देखो ये जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट था ना ये पहले भी था, लेकिन मई 2023 में वायलेंस स्टार्ट हुआ दोनों कम्युनिटीज के बीच में, कुकी और मेतेई कम्युनिटीज के बीच में। तो मई 2023 से ना 2 महीने पहले यानी मार्च 2023 में ना ये एग्रीमेंट सरकार ने खत्म कर दिया था। उस समय एन बीरेन की जो राज्य सरकार थी ना उन्होंने वायलेंस स्टार्ट होने से 2 महीने पहले इस एग्रीमेंट को समाप्त कर दिया था। इसकी वजह से जो कम्युनिटी रिलेशंस हैं मेतेई के बीच में और कुकी जो कम्युनिटी के बीच में वो बहुत ज्यादा खराब हो गए। लेकिन अब गलती को सुधारा गया है और सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट फिर से साइन हुआ है। अब फायदा ये होगा इस एग्रीमेंट से, जो आर्म्स का प्रोलिफरेशन हो रहा था, आर्म्स इकट्ठे किए जा रहे थे क्योंकि जो कम्युनिटी के इंसर्जेंट ग्रुप्स के द्वारा, वो नहीं होगा। ये जो नया पैक्ट है ये देखो ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, सख्त है। सख्त कैसे है? जिन कैंप्स में हथियार रखे जाएंगे उन कैंप्स की लोकेशन, हथियारों की मॉनिटरिंग, इन सब पे जो रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। शायद जीपीएस ट्रैकिंग होगी या फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस जैसे जो कदम है वो उठाए जाएंगे ताकि कैंप्स को मॉनिटर किया जा सके, हथियारों को मॉनिटर किया जा सके।
तो ये दोनों जो चीजें हैं, सस्पेंशन ऑफ एग्रीमेंट ऑपरेशन का साइन होना और दूसरा नेशनल हाईवे नंबर 2 को रीओपन करना, ये देखो एक बहुत बढ़िया कदम है शांति की दिशा में। लेकिन आर्टिकल कहता है इतना जल्दी देखो सब कुछ ठीक होने वाला नहीं है, चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं? देखो सबसे बड़ा तो चैलेंज यही है, ये जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है ना कुकी जो कम्युनिटी के साथ में, मेतेई कम्युनिटी के लोगों ने इसका विरोध किया है। मेतेई कम्युनिटी के लोगों ने बोला है ये जो एग्रीमेंट है वो एक प्रकार से आग में घी डालने का काम करता है। मेतेई कम्युनिटी के लोगों का कहना है इस एग्रीमेंट की सहायता से एक प्रकार से कुकी जो कम्युनिटी के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ना उनको रिवॉर्ड दिया गया है, उनको इनाम दिया गया है। तो इससे यह पता लगता है कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में अभी भी जो मिसट्रस्ट है वो बहुत ज्यादा है, समझ गए। और ये जो पीस आई है ना अभी दो चीजों से, ये पीस बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। एक इंसिडेंट होता है मणिपुर में, उसके बाद वो इंसिडेंट चिंगारी का काम करता है, दोनों कम्युनिटीज के बीच में फिर से वायलेंस स्टार्ट हो जाता है। यानी ग्राउंड सिचुएशन जो है अभी भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। पीस एग्रीमेंट को देखो साइन करना एक चीज है, लेकिन उस पीस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करवाना बहुत बड़ी चीज है। और ये तो चलो टेम्परेरी पीस तो सरकार ले आई एग्रीमेंट साइन करके, जो रियल इश्यूज हैं, रियल इश्यू क्या है? दोनों कम्युनिटी को लगता है कि हमारी आइडेंटिटी खतरे में है, दोनों कम्युनिटीज को लगता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म होने वाले हैं। कुकी जो कम्युनिटी को लगता है कि हमारी पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छी नहीं है, मतलब ज्यादा नहीं है हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और सत्ता हमेशा मेतेई कम्युनिटी के लोगों के हाथ में रहती है। तो ये इश्यूज कैसे एड्रेस किए जाएंगे? आइडेंटिटी का इशू, लैंड राइट्स का इशू, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का इशू, लॉन्ग टर्म पीस लाना है ना, तो इन फंडामेंटल इश्यूज को एड्रेस करना जरूरी है। और देखो हुआ क्या था, जब दोनों कमिटीज के बीच में वायलेंस हुआ ना, तो एन बिरेन गवर्नमेंट जो थी ना, उस पर आरोप ये लगा कि वो एक कम्युनिटी का साथ दे रही थी, मेतेई कम्युनिटी के लोगों का वो साथ दे रही थी, एन बिरेन की सरकार। और प्रशासन पूरी तरह से ना, हाँ, आइडेंटिटी के आधार पे। तो जब ऐसा होता है ना, प्रशासन खुद ही देखो बटा हुआ लगता है, तो फिर दूसरी कम्युनिटी का तो ट्रस्ट जो है वो कम होता ही है। तो वे फॉरवर्ड में राइटर क्या बोलते हैं? वे फॉरवर्ड में काफी अच्छी बातें बोली जाती हैं। सबसे पहले तो देखो मणिपुर में पीस लाने का ना एक ही सॉल्यूशन है। क्या है? डायलॉग, डायलॉग, डायलॉग। मतलब ये जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, ये अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है। यहां से पॉलिटिकल डायलॉग की शुरुआत होनी चाहिए। दोनों कमिटीज के जो लोग हैं, मेतेई और कुकी, जो दोनों कमिटीज के जो लीडर्स हैं, वो आपस में बातचीत स्टार्ट करें, डायलॉग स्टार्ट करें, और सेंटर यहां पे ना न्यूट्रल आर्बिट्रेटर का काम करें, न्यूट्रल आर्बिट्रेटर का काम करें। दोनों कमिटीज को नेगोशिएशन टेबल पे लाना होगा। फिर ये इतना आसान नहीं है। दोनों कमिटीज के लीडर को देखो नेगोशिएशन टेबल पे लाने के लिए ना पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर चलाने होंगे। मतलब ट्रस्ट तो पैदा हो दोनों कम्युनिटीज के लोगों के बीच में। कैसे होगा? जो लोग बेघर हुए हैं, होमलेस हुए हैं, उनको फिर से रिहैबिलिटेट करना, दोनों कम्युनिटीज के बीच में जॉइंट पीस कमेटी बनाना, ये जो छोटे छोटे कदम है ना, इसी से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा दोनों कम्युनिटीज के लीडर्स के बीच में और लोगों के बीच में। तीसरे नंबर पे अब देखो बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है फाइनली मणिपुर की यात्रा करेंगे। मणिपुर की यात्रा वो करेंगे तो इससे ना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि सेंटर जो है वो सीरियस है मणिपुर के क्राइसिस को सोल्व करने के लिए। तो हाई लेवल विजिट्स बार बार होती रहे ना, तो फिर ना वहां पे जो कमिटीज हैं उनको भी थोड़ा विश्वास आएगा कि सेंटर सीरियस है, पॉलिटिकल विल है इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, तो वो भी 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। और देखो पिछले 2 सालों में जो भी वायलेंस वगैरह हुआ है ना, उसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, चाहे मेतेई से हो, चाहे कुकी से हो। बिना जस्टिस के हीलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं हो सकती। तो कंक्लूजन में यही बोला जा सकता है कि मणिपुर में अब जो हुआ ये उम्मीद की किरण जरूर है, लेकिन मंजिल देखो अभी दूर है। अभी काफी सारी चीजें करनी होंगी मणिपुर में अगर फाइनली पीस इस्टेब्लिश करनी है तो ये पूरा आर्टिकल हमने मणिपुर से संबंधित डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।